चलिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कल चैप्टर खत्म हुआ, आज इसके एमसीक्यूज खत्म कर देते हैं, मतलब पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 बुक आपको मिल चुकी है, जिसको नहीं मिली है उसके स्क्रीन पे दिख रहा है, जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन नीड टू बी सैटिस्फाइड so that an income can be taxed under head IFOS? A, assessee has an income. B, income should not be exempt. C, income should not be taxable under any other head. और D, all of the above. बताइए C क्या? अरे भैया इनकम होना वो एग्जम्प्ट नहीं होना, प्लस किसी और हेड में नहीं टैक्सेबल होना, मैंने कल 3 तो बताया था, तो ऑल ऑफ दी अबव, डी आंसर। ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन, अक्षत सोल्ड अ प्रॉपर्टी एंड हैज सर्टन कैपिटल गेन्स, इसने एक प्रॉपर्टी बेचा और इसको कैपिटल गेन्स हुआ, ये बोलता है भैया मैं आईएफओएस में डालता हूं, बताइए सही है क्या? अरे प्रॉपर्टी बेचोगे तो कैपिटल गेन्स है ना, कैपिटल एसेट को बेचोगे तो कैपिटल गेन्स हेड में जाएगा, आईएफओएस में क्यों डालना है तेरे को? बोले नहीं मेरे को डालना है, ऐसे चलता है क्या? नहीं, आईएफओएस में कंडीशन ही है कि आपके पास जो इनकम है वो किसी और हेड में अगर टैक्सेबल नहीं है तो आईएफओएस में होंगी, ये तो कैपिटल गेन्स में टैक्सेबल है तो आईएफओएस में नहीं होंगी भैया, इसका गलत है बी। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, सुनील अर्नड सर्टेन इंटरेस्ट इनकम हुई विच ही वांट्स टू ऑफर अंडर हेड आईएफओएस ऑन अक्रूवल बेसिस। ठीक है, however he has claimed deduction for certain expenditure on cash basis. Since he has loss in current year, he can claim deduction. A option only on accrual basis, B option cash basis, C option cash or accrual which is more beneficial to him, और D none of the above. पहले क्वेश्चन समझो पहले। इंटरेस्ट इनकम है जो वो अक्रूवल बेसिस पे टैक्स करवाना चाहता है। अब क्या पीजीबीपी मेथड ऑफ अकाउंटिंग ऑफ असेसी को कंसीडर करता है? आईएफओएस और पीजीबीपी दो हेड्स है जिनमें असेसी का मेथड ऑफ अकाउंटिंग का इज्जत है, मतलब असेसी अगर कैश बेसिस पे देना चाह रहा है कैश पे दो, अक्रूवल पे देना चाह रहा है अक्रूवल पे दो, बट उसमें कंडीशन है, अगर आप खर्चे अक्रूवल बेसिस पे क्लेम कर रहे हो तो इनकम भी अक्रूवल बेसिस पे टैक्स हो जाएंगी, बराबर। अब ये भैया क्या कहते हैं, देखो ये भैया कहते हैं सुनील अर्न सर्टन इंटरेस्ट विच ही वांट्स टू ऑफर टू टैक्स अंडर हेड आईएफओएस ऑन अक्रूवल बेसिस, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकता है। However, he wants to claim deduction on cash basis, deduction cash basis पे, और भैया अक्रूवल बेसिस पे इनकम टैक्स करवाना चाहता है, ऐसा चलेगा क्या? भैया अगर आप इनकम अक्रूवल बेसिस पे टैक्स करवा रहे हो तो जो एक्सपेंसेस है उनका डिडक्शन भी अक्रूवल बेसिस पे ही मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो ये कैश बेसिस का नहीं भैया, सिंस ही कैन क्लेम डिडक्शन ओनली ऑन अक्रूवल बेसिस, बराबर। क्वेश्चन समझा गया? ए ऑप्शन। Fourth question, John Cena earned certain interest which he has offered to tax on cash basis. अब जॉन सीना बोलता है मैं कैश बेसिस पे करूंगा, डिडक्शन अक्रूवल बेसिस पे लेना चाहता है, मिलेगा क्या? भाग यहां से है, तो ये इसका आंसर आएगा अक्रूवल नहीं कैश बेसिस पे ही मिलेगा। ठीक है। अब वो जो सेक्शन 145 टू इतने 300 करोड़ साल से मैं बता रहा था कि पीजीबीपी और आईएफओएस में ऑप्शन है बाकी हेड्स में नहीं है, अब ऑप्शन है तो कैसा दिखता, क्वेश्चन कैसा रहता, ये क्वेश्चन से समझ में आया, बराबर। अगर आप सुन लो, अगर आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हो, तो आपकी जो रिसीट्स है वो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल रहेंगी, मतलब जो पैसा आपको आ रहा है जब आएगा तभी टैक्सेबल रहेगा, और जो एक्सपेंसेस का डिडक्शन है जब आप पे करोगे तभी डिडक्शन मिलेगा, बराबर। अक्रूवल बेसिस पे कर रहे हो तो इनकम अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल होंगी और रिसीट जो एक्सपेंसेस है वो भी अक्रूवल बेसिस पे डिडक्टिबल रहेंगे। क्लियर है? तो ये उसका 145(2) का मीनिंग था। इफ नो रेगुलर सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज फॉलोड बाय असेसी, अगर असेसी कोई अकाउंटिंग का रेगुलर सिस्टम फॉलो नहीं करता तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होता है, बताइए? एट द ऑप्शन ऑफ असेसी के ऑप्शन पे। अरे असेसी ऐसा ऑप्शन नहीं है, असेसी को देखो, असेसी को बोला है तू ड्यू बेसिस फॉलो कर या तू रिसीट बेसिस फॉलो कर, दोनों में से जो भी तू फॉलो कर रहा है उसके बेसिस पे हम देंगे। ठीक है, और अगर नहीं फॉलो कर रहा असेसी तो जनरल अजम्पशन अक्रूवल रहता है। ठीक है ना, तो आंसर आएगा इसका ए, अक्रूवल बेसिस मतलब ड्यू बेसिस। ठीक है,
हाँ, ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल रहता है। यही एक चीज पूछ लेता हूं अभी से, जो डीम डिविडेंड है सेक्शन 222E का, वो कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होता है? नहीं नहीं, अरे पेमेंट बेसिस पे। सेक्शन 8 बोलता है, सेक्शन 8 बोलता है कि डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E पेमेंट बेसिस पे ही मिलेगा डिडक्शन। और ये क्वेश्चन आएगा आगे, अपने को आएगा, है इसमें, ठीक है। खुशी इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, खुश है वो लिखा हुआ, खुश इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ही इज ऑल्सो वर्किंग एज एन एजेंट ऑफ LIC एंड उसको इंश्योरेंस कमीशन मिल रहा है 75,000 का। कौन से हेड में टैक्सेबल होंगी बताओ? अरे भैया उसका काम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का, ये पार्ट टाइम काम कर रहा है इंश्योरेंस वाला। तो जो सेकंड पहला पेज है उस पर नीचे लिखा था इंश्योरेंस कमीशन, रॉयल्टी की इनकम, अगर PGBP में टैक्सेबल नहीं है तो यहां पे आएंगी। अब इसका PGBP है क्या? नहीं, उसका बिजनेस तो मैन्युफैक्चरिंग है, कमीशन एजेंट का अलग से काम कर रहा है वो, तो ये उसका बिजनेस नहीं है, तो जाएगा IFOS में और ये टैक्सेबल रहेगा। इट इज टैक्सेबल अंडर हेड IFOS, बी आंसर, ठीक है। 7th क्वेश्चन, Atul has subscribed to debentures of 2 lakh with ADP Inc., a US company, and received an interest at 10% on such deposit. ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है IFOS में, ट्रू और फॉल्स? अरे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो IFOS में टैक्सेबल है ना। अगर आपका इंटरेस्ट बिजनेस नहीं है तो, अगर बिजनेस रहा तो स्टॉक इन ट्रेड। अब ये क्वेश्चन में समझ में आ रहा है, कहीं बिजनेस है उसका? नहीं। अब नॉर्मली लोगों का बिजनेस रहता है क्या? नहीं, जिसका रहा वो दे रखा रहेगा अलग से, ठीक है। हाँ जी। कंपोजिट रेंट इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर हेड IFOS। कंपोजिट रेंट कहां पढ़ा था अपन ने? हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी में 2 चीजें थी कंपोजिट रेंट की, अगर लेटिंग सेपरेबल है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, और अगर लेटिंग सेपरेबल नहीं है तो PGBP और IFOS एज द केस में बी। तो भैया IFOS में कब आता है? इट इज टैक्सेबल अंडर हेड PGBP। अगर PGBP में टैक्सेबल रहा तो IFOS में आएगा क्या? नहीं। लेटिंग आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड एसेट इज इनसेपरेबल, बरोबर है भैया, तो इसका आंसर आएगा C, 8 का आंसर आएगा C, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम इज नॉट चार्जेबल अंडर हेड IFOS? कौन सी इनकम IFOS में नहीं है? इंश्योरेंस कमीशन, अज्यूमिंग इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स। अगर इंश्योरेंस कमीशन PGBP में टैक्सेबल नहीं है तो यहां पे आता है, बरोबर है भैया, ये तो टैक्सेबल है। फैमिली पेंशन टैक्सेबल है। इनकम टैक्स रिफंड, अरे सर ये इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि इनकम टैक्स जब पे करते उसका डिडक्शन नहीं मिलता, तो इनकम टैक्स रिफंड टैक्सेबल नहीं रहता। फिर IFOS में क्या टैक्सेबल रहता? इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, शाबाश, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया भैया C। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम आर टैक्सेबल अंडर हेड IFOS? कौन सी IFOS में टैक्सेबल है? इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, हाउ? इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्स, हाउ? अरे हाउ ना, कल ही तो बताया। और ये अपना पेंडिंग है, अभी बचा है, आज पढ़ाऊंगा मैं। इनकम फ्रॉम वैकेंट पीस ऑफ लैंड, हाउ? ऑल ऑफ द अबव, डी आंसर, ठीक है। गेस्ट लेक्चरर सैलरी इज टैक्सेबल अंडर विच हेड? गेस्ट लेक्चरर मतलब कौन सा है? वो देखो, नॉर्मल लेक्चरर वहीं पे काम करते हैं, गेस्ट लेक्चरर मतलब वहां जाता है सिर्फ 2 घंटा सेशन लेने, पैसा लेके वापस आ जाता है, ठीक है। मैं गया था एक MMCC कॉलेज में, 2,000 रुपए दिए उनने, वाह। क्या सैलरी में टैक्सेबल है? नहीं, IFOS, ठीक है। कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टैक्सेबल। सम रिसीव्ड अंडर कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी इज टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी इफ रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को मिला तो सैलरी में जाता है, बरोबर। PGBP में जाता है अगर एम्प्लॉयर को मिला तो, बरोबर। और IFOS में जाता है अगर अदर देन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को मिला तो, बराबर। ऑल ऑफ दी अबाउ, डी आंसर, ठीक है। हो रहा है इफेक्टिवली, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। मिस्टर एक्स हैज टेकन हाउस ऑन रेंट, रेंट पे लिया और सबलेट कर दिया वाई को। एक्स ने किराए पे लिया और वाई को दिया, तो सबलेटिंग की जो इनकम है वो कहा जाएंगी? IFOS भाई, बी, ठीक है। हाँ, अब ये देखो भैया 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन देखो। हाँ 14 थी, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना चल रहा है अपना। रेंट रिसीव्ड बाय ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम सब टेनेंट इज टैक्सेबल अंडर हेड। क्या बताओ? ओरिजिनल टेनेंट को जो रेंट मिल रहा है वो कौन से हेड में टैक्सेबल रहेगा?
ओरिजिनल टेनेंट को मिल रहा है ना। मतलब क्या हुआ, अरे भैया मैंने इसको किराए पे दिया और इसने उसको किराए पे दिया, तो ओरिजिनल टेनेंट ये है। अब इसने उसको किराए पे दिया, और ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेंट रिसीव्ड बाय बाय ओरिजिनल टेनेंट है, मतलब इसको जो रेंट मिला उससे। समझे क्या, देखो ए ने बी को रेंट पे दिया, ठीक है, तो बी कौन हो गया, ओरिजिनल टेनेंट। अरे ए ने तो ओरिजिनली बी को दिया है, फिर बी ने सी को दिया। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है रेंट रिसीव्ड बाय ओरिजिनल टेनेंट, बी को जो रेंट मिल रहा है, बी को किससे रेंट मिलेगा, सी से। अब बी ने सबलेट करा सी को, तो इनकम फ्रॉम सबलेटिंग आ गया ना, तो ये कहां टैक्सेबल होगा, आईएफओएस में। समझे, और यही यही अभी ये क्वेश्चन का तो आंसर क्या है, आईएफओएस, बी आंसर है, ठीक है। अब यही क्वेश्चन में पूछते थे कि रेंट रिसीव्ड बाय ओरिजिनल ओनर, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में जाता था, है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स आर नॉट टैक्सेबल अंडर इट आईएफओएस, कौन सी इनकम आईएफओएस में नहीं आती। इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइड इंडिया आती है। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एमपीज एमएलएस आते हैं। क्यों सर, मैंने बोला था एमपीज एमएलएस गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं रहते, वो ऑनोरोरियम मिलता है जिसमें एच साइलेंट है। रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये टैक्सेबल है, ये आईएफओएस में नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को तो सैलरी में जाता है, हाँ। डायरेक्टर सिटिंग भी रहता है, तो सी आंसर। हाँ बाबू 14 एक बार रिपीट करो, चलो ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, रेंट रिसीव्ड बाय ओरिजिनल टेनेंट फ्रॉम सब टेनेंट इज टैक्सेबल अंडर हेड। देखो ए ने बी को रेंट पे दिया, ठीक है, ए हो गया ओनर और बी कौन हो गया, बी हो गया टेनेंट। अब बी ने वापस सी को रेंट पे दिया है, तो यहां पे तो दो टेनेंट हो गए। तो ओरिजिनली ए ने किसको दिया था, बी को, तो ओरिजिनल टेनेंट कौन है, बी, और ये सी कौन है, सब टेनेंट है। अब बी को ओरिजिनल टेनेंट को रेंट कैसे मिलेगा, क्योंकि सर ये बी ने जो सी को किराए पे दिया है, सी बी को रेंट देगा ना, तो भैया बी को जो रेंट मिल रहा है वो कहां टैक्सेबल होगा, वो है वो इसमें। क्यों, अरे सर हाउस प्रॉपर्टी का रेंट है ना, अरे पर बी की ओनरशिप थोड़ी है, सेक्शन 22 ओनरशिप मांगता है ना, समझे, ओके डन। अब भाई का मेरे को बड़ा अच्छा लगा, इसने पूछ लिया क्योंकि पैसे दिए ना। अब जो शर्माता था वो, जो गया शर्म उसके फूटे करम, ना पढ़ाई होंगी ना लड़की मिलेंगी। अच्छी लग रही पूछ लेना, क्या बोलेंगे नहीं ठीक है, नहीं चाटा मारने जैसा पूछना नहीं ना, तमीज से पूछना, ठीक है। हाँ 16, अरे बाबू 16, हाँ ठीक है ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स इफ नॉट चार्जेबल अंडर हेड पीजीबीपी वुड बी टैक्सेबल अंडर हेड आईएफओएस। ऐसी कौन सी इनकम है जो अगर पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं रही तो आईएफओएस में टैक्सेबल होंगी, भैया बताओ। प्लांट मशीनरी और फर्नीचर लेट ऑन हायर, ये है क्या कुछ ऐसा पड़े हुआ है? अरे भैया प्लांट मशीनरी फर्नीचर, ठीक है ना, अगर हाँ मेरा वाला एग्जाम्पल बराबर ना, अगर वो मेरा धंधा ही है तो पीजीबीपी में जाएगा, और अगर धंधा नहीं है पर मैंने मेरे जैसे ने दिया है तो जाएगा आईएफओएस में, तो बराबर है, ये भी सही है। इंटरेस्ट बाय वे ऑफ सिक्योरिटीज बराबर है, अगर स्टॉक इन ट्रेड रहा मतलब आपका बिजनेस है तो पीजीबीपी, नहीं तो आईएफओएस। सी आंसर, बोथ ए एंड बी है ना भैया, तो भैया सी आंसर। इनकम फ्रॉम लेटिंग ऑफ मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर, मशीनरी प्लांट एंड फर्नीचर इज ऑलवेज चार्जेबल अंडर हेड पीजीबीपी, नहीं। ऑलवेज चार्जेबल अंडर हेड आईएफओएस, नहीं। चार्जेबल अंडर हेड आईएफओएस ओनली इफ नॉट चार्जेबल अंडर हेड पीजीबीपी, तू ही मेरा सच है, ठीक है। प्रिशा रिटायर्ड फ्रॉम पीसीए लिमिटेड, वाह 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 वाह, क्या बात है, मैं वही सोच रहा हूं ना। प्रिशा रिटायर्ड फ्रॉम पीसीए लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2022, शी वॉज पेड 5 लाख फॉर नॉट डूइंग अ कॉम्पिटिंग बिजनेस फॉर नेक्स्ट 5 years। ये क्या है, नॉन कंपीट है, तो ये कहां टैक्सेबल होता है, आईएफओएस में। क्यों सर, मैंने सैलरी में बताया था, ये आईएफओएस में कभी बताया नहीं, ये सैलरी में बताया था। पैसे देकर निकाला तो वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था, क्योंकि जब पैसे दिए बाद में निकाला, तो पैसे देने के वक्त एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था। फेंक के मारूंगा आगे से,
बातें नहीं करना। मैं इतना इंपॉर्टेंट समझा रहा हूं, तू 100 पानी मांग रहा है, मर जाएगा पानी नहीं पिया तो, नालायक। हाँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था, मतलब वो रहता है प्री मैच्योर टर्मिनेशन के लिए, और दूसरा रहता निकाल के पैसे दिया। पहले छुट्टी हो गई, बाद में बोले भैया प्लीज कॉम्पिटिंग बिजनेस मत करना, याद है आपको? हाँ, तो उसको बोलते हैं नॉन कम्पीट। और ये क्या है? नॉट डूइंग अ कॉम्पिटिंग बिजनेस मतलब नॉन कम्पीट है, आईएफओएस में आएगा, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है ही नहीं अभी। हाँ ठीक है, अब भैया ये बात आ गई। ये अब क्वेश्चन जो है वो डिविडेंड के शुरू हो गए। अब ये आपके बुक में नहीं है, अभी तक जो क्वेश्चन थे, आप ये क्वेश्चन पहले पेज के थे आपके जो कंसेप्ट बुक के है वो, अब दूसरे पेज पे आ गए। देखो इसमें से पहले पेज का जो हर एक पॉइंट है कवर्ड है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय डोमेस्टिक कंपनी इज फुल्ली एग्जम्प्ट। अरे सर पहले हुआ करता था फुल्ली एग्जम्प्ट सब्जेक्ट टू 115 बीबीडीडी, पहले हुआ करता था, पहले ये सेक्शन था बरा 115 बीबी दिए, ठीक है। मैं सोच समझा ही नहीं, ये सेक्शन आया था एक बार, तो मैंने किसी ने मतलब जो मेरा ये है रिसर्च वाला, वो बोला सर 115 बीबी दिए सेक्शन आया, तोतला है थोड़ा सा। कैसा तोतला? सर 115 बीबी दिए नया सेक्शन आया। मैंने बोला है 115 बीबी दिए, 115 बीबी दिए? बोला भगवान मेरे साथ क्यों ना इंसाफी, मेरे को एक ही दिए। तो बाद में तो पहले 115 बीबी दिए सेक्शन था, अब 115 बीबी दिए निकाल दिया। अब ये फुल्ली टैक्सेबल है शेयर होल्डर्स के हाथों में, बरोबर? हाँ, तो ये इसका आंसर सी है 19 का, ठीक है। 20 डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी शाल बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन। अरे अभी एग्जम्प्ट नहीं है, पहले एग्जम्प्ट हुआ करता था। तो जो सेक्शन नंबर दे रखे ये बराबर है, पर ये 1034 है, पहले एग्जम्प्ट हुआ करता था, अब तो है नहीं, तो अब क्या लिखेंगे? नन ऑफ दी अबव, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय इंडियन कंपनी आउटसाइड इंडिया, डिविडेंड इंडियन कंपनी इंडिया के बाहर डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, नॉट डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया। भैया इंडियन कंपनी है, मैंने बोला था रेसिडेंशियल में इंडियन कंपनी डिविडेंड दे रही है, आसमान में दो पाताल में दो, इंडिया के अंदर दो इंडिया के बाहर दो, इंडियन इनकम है क्योंकि हमारी कंपनी दे रही है, तो डीम्ड टू अक्रू इन इंडिया बराबर है। और क्योंकि इंडिया में अक्रू है तो शेयर होल्डर को टैक्सेबल रहेगा, तो बी के साथ सी भी सही आंसर है, तो डी है ऑप्शन, बोथ बी एंड सी, समझे? तो हमेशा याद रखना जिंदगी में भी और एग्जाम में भी कि बी अगर आंसर सही है, पर सी के तरफ एक बार देखना। दो चॉइसेस रही, पहली जितनी अच्छी लग गई दूसरी देखा ही नहीं बोले, ये गलत है लाइफ में। क्या? किताब किताब ऑप्शन, ऐसी बातें कर रहा हूं। डिविडेंड डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल, ये 22 वाले को कर दो स्टार मार्क। डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी इज टैक्सेबल टू, फॉरेन कंपनी का डिविडेंड किसको किसको टैक्सेबल रहता? ओ एक मिनट, हाँ एक बताओ मेरे को, रेसिडेंशियल स्टेटस आ जाएगा इसमें, फॉरेन कंपनी है डिविडेंड देने वाली, फॉरेन कंपनी है मतलब अक्रू कहां हो रहा होगा? फॉरेन में, क्योंकि इंडियन कंपनी का जैसे इंडिया में अक्रू होता है, फॉरेन कंपनी का फॉरेन कंपनी में अक्रू होता है। अब अक्रू फॉरेन में हो रहा है मतलब ये नहीं, ये फॉरेन इनकम हो सकती है अगर इंडिया में रिसीव नहीं हुआ तो। आरओआर को टैक्सेबल रहेंगी क्या? हाँ, आरओआर को तो सर हर इनकम टैक्सेबल रहती है, आरएनओआर को फॉरेन इनकम रहती नहीं है, तो सर इंडियन इनकम टैक्सेबल रहती है, और नॉन रेसिडेंट को भी इंडियन इनकम टैक्सेबल रहती है। तो ये जो डिविडेंड है फॉरेन कंपनी का, समझो वापस, फॉरेन कंपनी का जो डिविडेंड है वो अक्रू कहां हो रहा है? आउटसाइड इंडिया, ठीक है। और हमको मालूम है कि अगर ये रिसीव भी आउटसाइड इंडिया हो जाए तो ये फॉरेन इनकम हो जाएंगी, ठीक है। और हमको मालूम है आरओआर को सारी इनकम पे टैक्स लगता, आरएनओआर को सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगता, और एनआर को भी इंडियन इनकम पे टैक्स लगता। सर नहीं ना, आरएनओआर को वो दो फॉरेन इनकम भी तो टैक्सेबल रहती है, याद है कौन सी इनकम? हाँ भाई क्या बात है, प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, और दूसरा इनकम फ्रॉम बिजनेस जो इंडिया के बाहर है बट कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ये दो ही फॉरेन इनकम टैक्सेबल रहती, पर ये डिविडेंड इनकम है ये नहीं रहती टैक्सेबल। तो भैया आरओआर को तो वैसे भी टैक्सेबल रहेंगी फॉरेन कंपनी का डिविडेंड, और नॉन रेसिडेंट या आरएनओआर को तब टैक्सेबल रहेंगी अगर ये इंडिया में रिसीव हुई है तो, क्योंकि अगर ये इंडिया में रिसीव हुई तो इंडियन इनकम हो जाएंगी, तब जाके इनको टैक्सेबल रहेगा। तो अब देखते हो ऑप्शन क्या है।
डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी टैक्सेबल टू रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सही बात है, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट इफ रिसीव्ड इन इंडिया, आरएनओआर को अगर इंडिया में रिसीव हुई, अरे इंडिया में रिसीव होगी, इंडियन इनकम है, सबको टैक्सेबल, आरएनओआर को तो रहेंगी, नॉन रेसिडेंट को अगर इंडिया में रिसीव हुई तो सही बात है, ऑल ऑफ दी अबाउट, डी इज द राइट आंसर, गॉट इट, यस। 23rd, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर इज टैक्सेबल अंडर हेड, सर डिविडेंड अरे हमेशा टैक्सेबल रहता है एफओएस में, ऑलवेज, ठीक है, शेयर्स आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड और ऑलवेज, ठीक है, डिविडेंड हमेशा आईएफओएस में टैक्सेबल रहता, ये स्टॉक इन ट्रेड और कैपिटल एसेट वाला लफड़ा काय में है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में, बरोबर आया ना, हाँ। नॉर्मल डिविडेंड इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर ऑफ, नॉर्मल डिविडेंड कब टैक्सेबल रहता, प्रीवियस ईयर ऑफ डिक्लेरेशन में, बुक के अंदर दे रखा है ए ऑप्शन, ठीक है, हाँ। अब ये 25 से लेके तो नहीं बाबू, 25 से लेके तो 40 तक क्वेश्चंस, ये आप डीम डिविडेंड का पॉइंट देखने के बाद करना, और जिनने देख लिया है वो डिविडेंड कर लेना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, हो गया था बेटा अपलोड, कल रात नहीं हो गया था, नहीं हुआ था, होना चाहिए था पर नहीं, तो आज हो जाएगा फिर, ठीक है। अब ये लास्ट वाला है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज का पॉइंट है, 41st पे चल रहे अपन, ठीक है, हाँ। अब करना है, नहीं तो कल क्लास में खड़ा करूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, मैं बोलता नहीं हूं हमेशा, मैं हमेशा बोलता हूं, करवाता नहीं हूं, पर कल करूंगा। कल दो चीजें होंगी, एक तो 2 बजे गेट बंद, और दूसरा जिनने नहीं करा उसको खड़ा करवाऊंगा इसके ऊपर। तो उन सर को बोलना ना, सर 1:30 बजे छोड़ दो, 1:30 बजे तक का ही टाइम है, ठीक है, बोल देना, मैं बोलता हूँ, ठीक है, हाँ। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज टैक्सेबल अंडर इट पीजीबीपी इफ, बेटा 41st नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टैक्सेबल अंडर इट 45 क्या बोल रहा, अंडर हेड पीजीबीपी इफ सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज पीजीबीपी में टैक्सेबल कब होती है, अगर वो शेयर्स आपके स्टॉक इन ट्रेड है, बराबर, शेयर्स आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट नहीं, स्टॉक इन ट्रेड होना, इन्वेस्टमेंट मतलब आपका कैपिटल एसेट है, स्टॉक इन ट्रेड, हाँ, बी आंसर। 42nd नंबर का क्वेश्चन, विच वेदर द फॉलोइंग इनकम इज टैक्सेबल अंडर इट आईएफओएस, सुमित हैज केप्ट डिपॉजिट ऑफ 2 लाख विद सीबीए प्राइवेट लिमिटेड एंड रिसीव्ड, अरे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, तो ये तो भैया आईएफओएस में टैक्सेबल है ही, बराबर है, ट्रू, हाँ। इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट इज एग्जम्प्ट अप टू, इंडिविजुअल अकाउंट है 3500 और जॉइंट अकाउंट है 7000, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इज 45, टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस, टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस, आइदर ए और बी एज पर द मेथड ऑफ अकाउंटिंग एडॉप्टेड बाय एसएससी। ये क्वेश्चन ज्यादा बेटर है, इसका आंसर सी है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, हाँ, जो एसएससी मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है वो उस बेसिस पे, क्लियर है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज टैक्सेबल अंडर आईएफओएस इफ शेयर्स आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, शेयर्स आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, क्या है, रिपीट है ये, हाँ, बी आंसर है उसका, हाँ, अच्छा, पीजीबीपी का है दीदी, आईएफओएस में कब टैक्सेबल है, अगर वो एज एन इन्वेस्टमेंट हेल्ड कर रहा है, ए आंसर है इसका। ऐसा कैसे चलेगा दीदी, ऐसा नहीं, गपक जाएगा विषय, हाँ। प्रणव ओन सर्टन सिक्योरिटी ऑन 31/3/2021 जिसका इंटरेस्ट मिला है 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, डिडक्शन विच शैल बी अलाउड टू प्रणव अगेंस्ट सच इंटरेस्ट इनकम, हाँ, कल पढ़ाया था सेक्शन 57 का सेकेंड पॉइंट, कमीशन, कलेक्शन चार्जेस मिलेगा, कलेक्शन चार्जेस मिलेंगे, इंटरेस्ट ऑन मनी बोरोड टू मेक सच इन्वेस्टमेंट मिलेगा, बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन, झालं है कि नहीं। अभी ये क्वेश्चन आपको साथ में करना है मेरे, हाँ, कैजुअल, कुछ नालायक बच्चे हैं सिर्फ इधर उधर देख रहे हैं, अब क्या करें, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज टैक्सेबल अंडर हेड आईएफओएस, कौन सा आईएफओएस में टैक्सेबल है, कार्ड रेट, मतलब ठीक है, ऑल ऑफ द डी आंसर, ठीक है, हाँ। रेट ऑफ टैक्स इन केस ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, ए बी सी डी, कमेंट करो धबाधप, डी आंसर है,
कैजुअल इनकम, अरे बाप रे, इसका सेक्शन याद नहीं है आपको। कैजुअल इनकम इज टैक्सेबल अंडर हेड बीबी, ए ऑप्शन, भुवन बम, शाबाश। इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेसेस और कार्ड गेम एक्सेट्रा, 4 ऑप्शन है, सच बताओ। नो डिडक्शन इज अलाउड अंडर चैप्टर 6 ए, बराबर है। चैप्टर 6 ए का डिडक्शन मिलता क्या? नहीं। एक्सपेंडिचर नहीं। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्शन लिमिट नहीं। मैंने बोला एक की चीज मिलती है 87 ए का रिबेट, और उसका क्वेश्चन आएगा। नो डिडक्शन इज अलाउड, सही बात है। बेसिक एग्जाम्शन लिमिट कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, सही बात है। अब ए सही है तो आगे चलना है क्या? नहीं सर, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे एक बार, हो सकता है बी भी सही रहो और डी ऑप्शन रहो ए एंड बी, बराबर ना। नो डिडक्शन इज अलाउड बट अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्शन लिमिट कैन बी एग्जॉस्टेड, भाग यहां से, गलत है तू। ये अलाउड है? नहीं है। डिडक्शन अलाउड है? नहीं है, मतलब अपना आंसर ए है। झालं। मिस गुड़िया वोन 50,000 इन हॉर्स रेस, टैक्स पेबल एट द रेट ऑफ, अरे भैया 50,000 की हॉर्स रेस में पैसे जीती है वो, टैक्स क्या लगेगा? अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्शन लिमिट सर, हॉर्स रेस है मतलब कैजुअल इनकम है, चाहे उसकी दूसरी इनकम भी ना रहो, उसकी पूरी की पूरी बेसिक एग्जाम्शन लिमिट अनएग्जॉस्टेड भी क्यों ना रहो, उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, पूरे के पूरे 50,000 पे 30% से टैक्स लगेगा। ए आंसर, हाँ भैया। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्शन लिमिट एडजस्ट सिर्फ कैपिटल गेन्स वाले हेड में कर सकते, कैजुअल इनकम में नहीं। क्लियर है? अपने बुक में लिखे पाऊंगा, 4 पॉइंट लिखवाए थे। पहला, कोई खर्चों का डिडक्शन नहीं मिलता। दूसरा, अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जाम्शन लिमिट का एडजस्टमेंट नहीं चलता। तीसरा, चैप्टर 6 के डिडक्शंस नहीं मिलते। और चौथा, 87A का रिबेट मिलता है। ये लो 50,000 का, हाँ ना, गलत बात, मार खाओगे। अरे बावलो, 87A का रिबेट मिलेगा ना तो लो ना। हाँ, क्या फुद्दू लोग यार। 50, नील क्या बोल रहे हैं तू? नील नील लगा दूंगा तेरे कपड़ों को। नील ऑप्शन, सारा आंसर देने के बाद बोलता है ऑप्शन पढ़ रहा था। हाँ मैं लिखा है कुछ सर पे, यहाँ पे मेरे दिख रहे हैं, कुछ लिखा है, बोले सर हाँ ऑप्शन पढ़ रहा था। 50,000 की, अरे सुनो यार, सिंपल है। 50,000 का 30% कितना आएगा टैक्स? 15,000, ठीक है। 87A का रिबेट मिलता, रिबेट क्या रहता? 15,000 टैक्स पेबल और 12,500 विचेवर इज लोअर। टैक्स पेबल 15,000, 12,500 का रिबेट, तो रिबेट मिलेगा 12,500 का, तो भरना कितना पड़ेगा? 2,500 रुपए है, ठीक है। 53, और गलत कर दिया आंसर। इसका आंसर डी है। 2,500 में 4% हेल्थ एजुकेशन से नहीं ऐड करोगे क्या? टैक्स पेबल पूछे है ना भैया, समझ रहे हो कि अब मालूम होना, सबको मालूम है 87A का रिबेट मिलता, पर कैसे है, कैसा है वो, जब लेक्चर में करते ना, जब कंसेप्ट पढ़ाते रहते, जो क्वेश्चंस करे हुए है वो ठीक है, पर कुछ बाहर कंसेप्ट पे क्वेश्चन थोड़ी डाल सकते भैया। पूरा का पूरा 87A का रिबेट मिलता, तो वो तो कैसा है, वो लड़की का नाम सुने वैसे, साक्षात देखने के बाद कैसा लगता वैसा ये एमसीक्यू है। प्रणव देखो, प्रणव खुश हो गया, बोले अब तो मैं एमसीक्यू ध्यान से करता हूं। ठीक है चलो। मिस्टर गोलू इज अ नॉन रेसिडेंट, गोल्लू इज अ नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड हैज एज ऑफ 65 ईयर्स, 65 साल का है, सीनियर सिटीजन होगा। गोल्लू 65 साल का है, सीनियर सिटीजन सर, पर नॉन रेसिडेंट है, और नॉन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन को बेसिक एग्जाम्शन लिमिट 2.5 का ही है। पर सर बेसिक एग्जाम्शन लिमिट की बात ही क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बेसिक एग्जाम्शन लिमिट अगर अनएग्जॉस्टेड भी रहा तो भी एडजस्टमेंट होता नहीं है कि नहीं? हाँ, वो ने लॉटरी प्राइस ऑन 30/8/2021, ठीक है। 5,50,000 का लॉटरी प्राइस है, और उसने लॉटरी टिकट लिया था 75,000 की। तो बताओ, 1 मिनट, उसकी इनकम कितनी है? लॉटरी टिकट का डिडक्शन मिलता क्या? नहीं। 5,50,000 इंटू 30%, 87A का रिबेट मिलेगा क्या? अरे सर 87A का रिबेट सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है, ये फुद्दू नॉन रेसिडेंट है, एक बात। दूसरी बात, 5 लाख के ऊपर की इनकम है कि नहीं? और 5 लाख के अंदर भी रहता था ना तो भी इसको नहीं देते थे, क्योंकि ये नॉन रेसिडेंट है। ठीक है, 5,50,000 इंटू 30% कर लो, प्लस 4% कर लो,
बी ऑप्शन बरोबर। हाँ चलो, ये तो रिपीट है क्वेश्चन। फॉर कंप्यूटिंग लॉटरी क्रॉसवर्ड एक्सेट्रा द असेसी शाल बी एंटाइटल्ड टू डिडक्शन। डिडक्शन मिलता है क्या एक्सपेंडिचर के लिए? नहीं। नॉट एंटाइटल्ड टू डिडक्शन सही है। एंटाइटल्ड टू डिडक्शन अप टू सर्टेन लिमिट गलत है। 10,000 नहीं। बी आंसर सही है, बी। कर दे लॉक। 56 नंबर, मिस्टर हैप्पी वोन ए लॉटरी ऑफ 6 लाख एंड हैज इनकर्ड 1 लाख रुपए। भाग यहां से भैया, पूरे के पूरे 6 लाख टैक्सेबल इनकम आएंगी तेरी, है कि नहीं? क्या रेट पे टैक्सेबल रहती है लॉटरी? आर टैक्सेबल एट फ्लैट 30% प्लस HEC। अच्छा सी की डी बताओ तो सही, सी की डी आंसर। अरे दोनों में तो 30-30 है। हाँ सर फोड़ दूंगा मैं सी बोलने वाले का। हाँ बाबू तेरे पास नहीं है क्या वहां पे? लेना वहां से। हाँ ले ले ले, पढ़ो। तेरे पास नहीं है क्या? बढ़िया भाई, कल्याण है तुम्हारा, ठीक है। हाँ एक आंसर बताओ। अरे आंसर बताओ, सी है डी है, बताओ जल्दी। अरे आफ्टर इनिशियल एग्जाम्शन ऑफ 2.5 लाख या विदाउट बेनिफिट ऑफ एग्जाम्शन ऑफ 2.5 लाख। अरे बेसिक एग्जाम्शन लिमिट का बेनिफिट मिलता क्या? नहीं मिलता, तो डी आंसर है बाबा। काय को? अंडर लकी कॉम्पिटिशन मिस्टर प्रणव वोन अ कार जिसका फेयर मार्केट वैल्यू था 7 लाख। मतलब ये मेरे को लॉटरी लगी, तो व्हाट अमाउंट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ प्रणव? 7 लाख, 490, 210 नील। क्यों? कार मिला, लॉटरी। अरे वो आए देखो, कंफ्यूज कर दिया इसने। इसने काय का लॉजिक लगाया मालूम है? कैपिटल एसेट गिफ्ट का लॉजिक लगाया लॉटरी में, नालायक। अरे गिफ्ट में कैपिटल एसेट चाहिए, लॉटरी में थोड़ी कैपिटल एसेट चाहिए भाई। 7 लाख, ठीक है। हाँ अब सुनो एक और चीज, ये टीडीएस में बता नहीं वाला था मैं, पर फिर भी सुन लो एक और। बाबू ए बच्चा सुन लो। अब अगर आपको टीडीएस में ऐसा है कि भैया मेरे को, अगर मैंने इसने अगर 10 लाख की लॉटरी लिया तो इसको 30% का टैक्स काट के 7 लाख मिलते हैं, बरोबर? अगर लॉटरी कैश में मिली तो। बट अगर कार मिली इसको तो 30% कार काट के देंगे इसको। फिर समझ लो इसको 20 लाख की कार मिली तो 20 लाख का 30% जो टैक्स अमाउंट है इसको पहले जमा करवाना पड़ता, फिर इसको कार मिलती। ऐसा नहीं है कि कार 30% काटेंगे, बच्चे हुए 70 तुमको दिया, बोले बोनट के पीछे की दिया, बोनट के आगे का ऊपर रखा है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ ओके ओके, ये ले बाबू गिफ्ट वाला सेक्शन आ गया। एनी वर्क ऑफ आर्ट और बुलियन इज नॉट अ कैपिटल एसेट फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 56(2). करेक्ट और इनकरेक्ट? वर्क ऑफ आर्ट कैपिटल एसेट रहता, बुलियन कल बताया था सोने का बिस्कुट, ये रहता है कैपिटल एसेट। ये इनकरेक्ट है भैया तुम्हारा। प्रोविजन ऑफ 56(2)(x) गिफ्ट रिसीव्ड इज एप्लीकेबल टू, बताओ। सिर्फ इंडिविजुअल और HUF है, लिखा है वहां पे बी, ठीक है। 56(2)(x) वुड अप्लाई ओनली इफ गिफ्ट रिसीव्ड इज अ कैपिटल एसेट फॉर रेसिपिएंट, बी, बरोबर। हाँ, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 56(2)(x) रिलेटिव्स डज नॉट इंक्लूड पेरेंट्स ऑफ स्पाउस ऑफ इंडिविजुअल। बीवी के सास ससुर आते ना, हाँ। ब्रदर और सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ इंडिविजुअल आते हैं, ये भी। ब्रदर ऑफ सिस्टर ऑफ इधर ऑफ द पेरेंट्स ऑफ स्पाउस ऑफ द इंडिविजुअल, ये नहीं आते। मतलब मेरे डायरेक्ट सास ससुर आते, पर उनके साली साले, मेरे सास ससुर के भाई बहन है क्या साली साले? हाँ, तो मेरी सास के भाई बहन और मेरे ससुर के भाई बहन वो नहीं आते, ठीक है। सी आंसर 60, ठीक है। क्या बातें कर रहे हो तुम यार? तुमको याद है ना अपना, अपने ऊपर के अपने नीचे के, ठीक है ना। हाँ भाई बहन, ठीक है ना। हाँ, इन केस ऑफ HUF मेंबर ऑफ HUF इज और रिलेटिव, हाउ, बराबर। HUF के केस में मेंबर ऑफ HUF रिलेटिव रहते ना, हाउ। मे भी हो सकता है क्या? नहीं नहीं, कंपलसरी है ए ऑप्शन।
ए ऑप्शन 63। हाँ चलो, अब बहुत बढ़िया हो गया। लास्ट अगले पेज से ना मैं अभी एक एक को उठा उठा के पूछता हूँ, अच्छा लगेगा ना, मजा आएगा। यस यस। हाँ, गिफ्ट रिसीव्ड बाय, अरे बाप रे, दिशा रिसीव्ड गिफ्ट ऑफ 45,000 इन कैश फ्रॉम हर फ्रेंड। अरे बाप रे, मेरी बीवी को गिफ्ट मिला, पूछता हूं, बता ही नहीं उसने मेरे को। बताओ टैक्सेबल अमाउंट क्या है? टैक्सेबल अमाउंट शाल बी ए दिशा, बी हर फ्रेंड, सी नन ऑफ द अबव और डी एनी। क्या फुद्दू है ये, देखो मतलब ये क्वेश्चन ही नॉनसेंस है। सी ऑप्शन, ठीक है। हाँ हाँ, रुक जाओ, अभी मैं पूछता हूँ एक एक को, ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, ऑनलाइन वालों एक सेकंड रुक जाओ, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं, एक सेकंड बस, ठीक है। क्वेश्चन कर लो आगे के। जम के रखना कदम। हाँ, क्या क्या यही, अगर आज क्वेश्चन साथ में बोलूंगा, नहीं गाना गाऊंगा ना तो साथ में गाना गाते, पर जब रिवीजन करवाऊंगा, हाँ तुम बोलो हम सुनेंगे भैया, ठीक है। हाँ बाबू चल खड़ा हो जा, बोल। इन कंप्यूटेशन ऑफ लिमिट ऑफ 50,000 फॉर टैक्सेबिलिटी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, मतलब फ्री वाला इमूवेबल प्रॉपर्टी, डैश ट्रांजैक्शन शैल बी कंसिडर्ड, ए ऑल, बी सिंगल। इमूवेबल प्रॉपर्टी में सर सिंगल ट्रांजैक्शन कवर करते हैं, बी आंसर बराबर है, बढ़िया, बैठ जा, शाबाश। हाँ बोलो। 66 प्रसाद। बाबू 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 रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 35,000 ईच ऑन 30/8/2021। हाँ ठीक है, ये 30/8/2021 है, तो मतलब प्रीवियस ईयर 21-22 होगा, तो उसको छोड़ दो अभी के लिए। 35,000 मिले ईच फ्रॉम ईच ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्तों से मिले, तो एक दोस्त से 3, 35, तो 3 दोस्तों से कितने? अरे 1 से 35, 2 से 70, 3 से 1,05,000। हाँ बताओ कितना टैक्सेबल अमाउंट रहेगा? ए 50, बी 1,05,000, 55,000। मारू क्या पकड़ के तेरे को? अरे ओ नालायक, 50 के ऊपर मिला तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है, 50 के ऊपर मिला तो पूरा का पूरा टैक्सेबल है। 1,05,000, 1 रुपया भी कल बोला था ना मैंने कि किसी दुश्मन को बस 50,000 हुए, 1 रुपया दे दो, पूरे के पूरे अमाउंट पे टैक्स लगेंगे। हाँ, फॉर कंप्यूटिंग द लिमिट ऑफ 50,000 फॉर द टैक्सेबिलिटी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, डैश ट्रांजैक्शन शैल बी कंसिडर्ड। मूवेबल प्रॉपर्टी में ऑल, कैश में ऑल, इमूवेबल में सिंगल, ऑल ट्रांजैक्शंस, ए ऑप्शन। Which of the following movable property is not taxable under section 56(2) when transferred without consideration? बिना कंसिडरेशन के ट्रांसफर करा तो क्या टैक्सेबल नहीं है? मेरे को नहीं पता, क्वेश्चन समझा ही नहीं। सुनो अभी सुनो, मेरे को ये क्वेश्चन समझा ही नहीं, कौन सी मूवेबल प्रॉपर्टी टैक्सेबल नहीं है बोले अंडर सेक्शन 56(2)(x), समझा ही नहीं। पर फिर ऑप्शन पढ़े, पहला ड्राइंग, दूसरा पेंटिंग, तीसरा कार और चौथा स्कल्पचर्स। फिर ध्यान में आया, और ये कैपिटल गेन्स में पढ़ा था, वर्क ऑफ आर्ट कैपिटल एसेट रहता, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, तो ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल है, ये कैपिटल नहीं है, और ये जो कैपिटल एसेट नहीं रहता वो टैक्सेबल नहीं रहता, तो ये यही पूछना चाह रहा था। सी इज द राइट आंसर, समझो। तो बहुत से बार ऐसा होता कि अपने को समझ नहीं आता, उसके इशारे समझने पड़ते ऑप्शन के। इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताइए हुनर तूने सीखा कहां से। हाँ बढ़िया बढ़िया, गातो गातो, ठीक है। गिफ्ट एक्सीडिंग 50,000 फ्रॉम हिज स्पाउस मिसेस कटरीना। 69 बाकी है क्या अपना? हाँ ले लो। मूवेबल प्रॉपर्टी शाल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट इफ इट इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन एंड फेयर मार्केट वैल्यू 50 के ऊपर का है, बरोबर है। 50 के ऊपर का फेयर मार्केट वैल्यू है, फ्री में मिला, समझ लो 60 का है तो टैक्सेबल रहेगा। हाउ? इट इज रिसीव्ड फॉर कंसिडरेशन एंड डिफरेंस बिटवीन कंसिडरेशन एंड फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 के ऊपर का, बरोबर, डिस्काउंट ज्यादा है। एनी ऑफ द अबव, डी, सी ऑप्शन है नहीं है? 69 का सी है क्या? हो भैया। हाँ, गिफ्ट रिसीव्ड ₹50,000
विक्की को मिला है कैट से अपने, क्या होगा? विक्की कैट की कौन है? पहली बात तो 50,000 रुपए है ए बाबू। हाँ अबे गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव अपने बीवी से मिला उसको। ये भी बात सही है, ये भी बात सही है कि सर वहां पे नहीं, बात सही है उसकी, बात सही है उसका कि कहा लिखा है बीवी है, तो लिखा है वहां पे स्पाउस है, और स्पाउस मतलब माउस नहीं होता, स्पाउस मतलब होता है पार्टनर, मतलब तू आदमी है तो तेरी बीवी, और तू अगर बीवी लड़की है तो तेरा आदमी। ऐसा मत बोलना कि सर स्पाउस बीवी थोड़ी है, ठीक है, फुल्ली एग्जाम्ड, ठीक है, ए ऑप्शन। हाँ वेयर एनी सम, अच्छा रुक जाओ, ऑनलाइन वाले क्या कह रहे हैं देखते अपन ये। हाँ वीडियो पॉज थी, असंभव है ऐसा, दिख रहा है जोर के, मैं दिख रहा हूं इधर, बाकी बच्चे नारायक है जवाब दे रहे हैं। हाँ सर पुराना बैकअप अपलोडेड नहीं है, हो जाएगा बेटा अपलोडेड, आप देख लो अभी, चेक कर लो हो गया होगा। हाँ अभी का नहीं देखना है उसको, पुराने पाप धोएंगे अपने पहले, अभी ये पुण्य बात करेंगे। वेयर एनी सम ऑफ मनी एक्सीड्स 50,000 which exceed 50,000 is received without consideration, then the whole sum shall be taxable in the hands of, किसको taxable रहता बोलो? all assessees, individual, individual और HUF, और बताओ 71 का क्या है? अरे भैया ये प्रॉपर्टी लगती किसको है, एप्लीकेबल किसको? इंडिविजुअल HUF को ये सेक्शन एप्लीकेबल है, तो भैया सी आंसर आएगा इसका, आया ना? बस Which of the following are relative of individual for the purpose of section 56 to spouse है क्या? हाँ बेटा है spouse, हाँ सौरभ, हाँ ब्रदर सिस्टर ऑफ इंडिविजुअल है, ब्रदर ऑफ सिस्टर ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट ऑफ इंडिविजुअल है, पर जो अपनी स्पाउस है उसके पेरेंट्स के भाई बहन नहीं आते, ठीक है ना? मतलब अरे मतलब अपने मामा मामी, अपनी बुआ आती है, अपनी मासी आती है, बीवी के मामा मामी, बीवी के बुआ और मासी नहीं आती है, समझे ना? हाँ बराबर। शिट, सम रिसीव्ड 55,000 फ्रॉम अ फ्रेंड एज अ गिफ्ट ऑन अ फ्रेंडशिप डे, ऐसा दोस्त मेरे को क्यों नहीं मिला? सच रिसीट इज टैक्सेबल। 55,000 है ना, 50, ऐसा दोस्त कोई है, किसी को बनना है तो मेरा बन सकता है वो, ठीक है? मैं खराब दोस्त हूं, ठीक है, मैं खराब दोस्त हूं, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। हाँ मिष्टी, मिष्टी ये भी प्रिशा का ही दूसरा नाम है। मिष्टी रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ 51,000 फ्रॉम पिष्टी। ठीक है, 50 में बर्थडे पे मिष्टी इज अ फ्रेंड ऑफ पिष्टी, मिष्टी को कितना टैक्सेबल? अरे यार पूरा का पूरा 51,000 बर्थडे पे मिलेगा, एग्जाम रहता क्या? नहीं, हाँ शादी पे और रिलेटिव लिखा रहता तो हमेशा एग्जाम, ठीक है? 75 मिस्टर प्रमोद, पप्पा जी का नाम है अपने, तमीज इज्जत डर रखो थोड़ा, ठीक है? पप्पा जेठालाल, जेठालाल पायला को बाबूजी कैश गिफ्ट ऑफ 51,000 फ्रॉम मिस्टर प्रणव ऑन द ओकेजन ऑफ हिज 50th बर्थडे। मिस्टर प्रणव इज अ सन ऑफ, पप्पा को दिया मैंने, पप्पा के लिए मैं रिलेटिव हाउ एग्जाम था भैया पूरा नील, पप्पा कोई टैक्स मत भरना पप्पा, ठीक है पप्पा। हनी, हनी हैज रिसीव्ड अ गिफ्ट ऑफ 1.5 लाख इन कैश फ्रॉम हिज ग्रैंड मदर, दादी से मिला है, ग्रैंड फादर है, ग्रैंड फादर रिलेटिव रहते क्या? ऊपर के और नीचे के है रहते ना दीदी, ऊपर के मतलब मैं पप्पा दादा, मैंने हिंदी में बताया था ना बेटा, ग्रैंड फादर मतलब दादा। बी आंसर 76 का बी आंसर बरोबर। हाँ 77 कंप्यूट द इन IFOS ऑफ टॉम फॉर असेसमेंट ईयर 30 इफ ही रिसीव्स द फॉलोइंग गिफ्ट्स और अमाउंट अपार्ट फ्रॉम हिज मंथली सैलरी ऑफ 30,000, उसकी मंथली सैलरी है 30,000 की। कैश रिसीव्ड 60,000 ऑन हिज मैरिज एनिवर्सरी फ्रॉम हिज फ्रेंड, मैरिज एनिवर्सरी मिला है टैक्सेबल, दोस्त से मिला है टैक्सेबल। अगर मैरिज पे दोस्त से मिलता तो एग्जाम, मैरिज एनिवर्सरी पे रिलेटिव से मिलता तो भी एग्जाम।
हाँ, पर ये मैरिज एनिवर्सरी पे दोस्त से मिला है। 60,000 टैक्सेबल इनकम है। 90,000 फ्रॉम हिज मदर्स ब्रदर। अरे मेरे पेरेंट्स के भाई बहन, तो मामा रिश्तेदार है ना अपना, मामा की लड़की नहीं थी पर। हाँ, 90,000। ठीक है, तो IFOS बताओ, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1.5 लाख भैया है। ओ सॉरी सॉरी, ये 90,000 मामा है ना अपने। अरे मामा नो, तो मामा को, अरे मामा की भावनाओं में आ गया, मामा का नाम लेते ही एकदम मैं। सी आंसर, मामा है अपना। ठीक है, 78 78। बाबू बाबू, राज रिसीव्ड फॉलोइंग गिफ्ट ऑन द ओकेजन ऑफ हैप्पी बर्थडे। IFOS, कैश गिफ्ट फ्रॉम एल्डर ब्रदर, रिलेटिव है, नहीं है। गोल्ड चेन फ्रॉम यंगर सिस्टर, नहीं है। कैश गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड 45,000 है, पर 45,000 ये तो पहला अमाउंट है, और देखेंगे, नहीं नहीं एग्जाम नहीं, और देखेंगे ना कि कैश में और मिला क्या कोई। परचेज शेयर फ्रॉम यंगर ब्रदर 1 लाख, जब मार्केट वैल्यू 1.35 की थी, तो ये डिस्काउंट मिला है 35 का, पर ये 35 अलग है, 45 अलग है। क्यों? अरे 45 कैश है और ये मूवेबल प्रॉपर्टी है जो डिस्काउंट पे मिली है, तो दोनों का 50-50 का स्लैब अलग अलग है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं, यहां पे भी नहीं, यहां पे भी नहीं, जीरो नील। 78 का डी बरोबर है। हाँ हाँ, 79 ये जो छूट गया था, इमूवेबल प्रॉपर्टी का हो गया था, इमूवेबल का हो गया था कि मूवेबल में सिंगल देखते, ऑल देखते, इमूवेबल में ऑल देखते, कैश का रह गया था ना, ये कैश। लिमिट ऑफ 50,000 फॉर कंप्यूटिंग कैश रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन हैज टू बी सीन फॉर सेपरेटली फॉर ईच ट्रांजैक्शन, क्यूमुलेटिवली फॉर ऑल ट्रांजैक्शंस। बी आंसर बरोबर। कैश में ऑल देखना है, मूवेबल प्रॉपर्टी में ऑल देखना है, और इमूवेबल में सिंगल देखना है। पर याद रखना, मूवेबल में फ्री और डिस्काउंट अलग अलग है। सारे मूवेबल के ऑल मत एक साथ जोड़ देना, फ्री वाले अलग, डिस्काउंट वाले अलग, दोनों का 50-50 अपना है। ठीक है, मिस्टर रॉक हैज रिसीव्ड अ सम ऑफ 51,000 ऑन 24 अक्टूबर 2021 फ्रॉम रिलेटिव। रिलेटिव से मिला है भैया, एंटायर 51,000 इज एग्जाम्प्ट। अरे भाई शादी का गिफ्ट क्यों एग्जाम्प्ट करते हैं मालूम है क्या? कि भैया ये आखिरी दिन है, बोले तेरी खुशी का। माफ, अभी नहीं तो शादी के दिन अगर उसको टैक्स का टेंशन दे दिए तो बोलेगा मेरा लास्ट दिन था जिंदगी का, उसमें भी तुमने मेरे को टैक्स का टेंशन दे दिए, इसलिए मैं माफ। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन, मेरी शादी में ज्यादा लोग नहीं आए थे, कोविड में शादी करा था ना मैंने, तो फिर वो, हाँ कोविड खत्म हो गया था, वैसे कोविड खत्म हो गया था पर लिमिटेशन थी, मैंने जानबूझ के उसमें करा, पैसे बचाए। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, शादी पे किसी से भी मिलो नॉन रिलेटिव से, तो भी ये नॉट लायबल टू टैक्स, बरोबर, एग्जाम्प्ट रहता। ठीक है, कोविड में इसलिए शादी कर लिया, मतलब ज्यादा लोग को बुलाए, काम नहीं, टेंशन खत्म। ठीक है, 82 होटल में करा था, अभी मंदिर तो नहीं, मंदिर मिला नहीं था, बंद था ना, भगवान बंद। गिफ्ट वेदर रिसीव्ड इन काइंड रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज शैल बी फुल्ली एग्जम्प्ट इवन इफ इट एक्सीड्स 50,000। सी आंसर। ठीक है, अब एक आधा नालायक बच्चा क्या बोलता है मालूम है? ये क्वेश्चन देखो, 82 नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? गिफ्ट वेदर रिसीव्ड इन कैश और काइंड रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल ऑन द ओकेजन ऑफ हिज और हर मैरिज शैल बी एग्जम्प्ट अप टू 50,000 एंड बैलेंस टैक्सेबल। ये तो गलत है। एग्जम्प्ट इफ रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, ये भी तो सही है सर, नहीं बराबर है, ये भी सही है, पर रिलेटिव का तो वैसे भी एग्जम्प्ट है। यहां क्वेश्चन पूछना क्या चल रहा है? मैरिज के बारे में, है ना, तो भैया ये सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहां पे अपनी भावनाओं को काबू में रखना। बोले सर नहीं, बी में गलत क्या, ये बताओ। ऐसा एक आधा आ गया, बोले बी में गलत, अरे कुछ गलत नहीं है भाई, तेरे में गलत, ये सही भाई। वो रिलेटिव का थोड़ी क्वेश्चन पूछ रहे हो, शादी की बात कर रहे हो तुम, रिश्तेदार को जबरदस्ती लेके आ रहे हो, है? शादी में तो आ ही रहे, क्वेश्चन में भी आ ही रहे जबरदस्ती, है? 83rd ऑन 5 फरवरी 2022 मिस्टर प्रणव गिफ्ट ऑफ मोटर कार फ्रॉम हिज रिलेटिव। अरे यार मोटर कार है, कैपिटल एसेट नहीं है मेरा, नील बड़ा सन्नाडा। 84
मिस्टर प्रणव रिसीव्ड 80,000 बाय वे ऑफ गिफ्ट फ्रॉम फ्रेंड अपॉन रिटायरमेंट ऑफ सर्विस। मैं सर्विस छोड़ रहा हूं तो मेरे दोस्तों ने मेरे को 80,000 गिफ्ट दिया। बताओ कितना टैक्सेबल अमाउंट है? पूरा का पूरा 80,000 भाई है। सूज ले। हाँ 85। A lady received gift worth 1 लाख from her relative। रिलेटिव से 1 लाख मिला, क्या होगा? माफ होगा, इस पे टैक्स नहीं लगेगा, माफ। 60,000 फ्रॉम हर ऑफिस कलीग ऑन हर मैरिज एनिवर्सरी है, बोलते लगेगा ना? 60,000 85 लगा तू, ठीक है। 86 बोलो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस गिफ्ट रिसीव्ड इज नॉट टैक्सेबल। 86 नंबर का क्वेश्चन। गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनी रिलेटिव, हाउ, ये टैक्सेबल नहीं रहता। गिफ्ट रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज, ये भी नहीं रहता। गिफ्ट रिसीव्ड इन कंटेम्पलेशन, ये भी नहीं टैक्सेबल रहता। अब ऑल ऑफ दी अबव आंसर आना चाहिए, बरा ऑल ऑफ दी अबव होना चाहिए। अब क्वेश्चन में तो नहीं, देखो सुनो, टैक्सेबल नहीं है तो रिलेटिव से मिला तो टैक्सेबल नहीं रहता, मैरिज के वक्त मिला तो नहीं रहता, इन कंटेम्पलेशन ऑफ डेथ ऑफ द पेई और डोनर रहा तो भी नहीं रहता, तो तीनों सही है। फिर नन ऑफ द अबव नहीं, वहां पे ऑल ऑफ द अबव होना चाहिए। पर ऐसा अगर क्वेश्चन यही एग्जैक्ट आया तो आप क्या करो? आप डीच लिखना, आप डीच लिखना, ठीक है ना? डी इज द राइट आंसर, यहां पे ऑल हो जाएगा टी। मिस्टर मनी हैज रिसीव्ड गिफ्ट 1,50,000 इन कैश फ्रॉम हिज कजिन ब्रदर। कजिन ब्रदर रिलेटिव है क्या? अरे भाग यहाँ से, है अपना सगा भाई है। हाँ हाँ 1.5 लाख मिले, टैक्सेबल। ए 87 का ए बरोबर है। आओ, भीम वॉज मैरिड टू चुटकी। भीम वॉज मैरिड टू चुटकी and received a gift of and बस मैरिज के वक्त मिला है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं रहेगा, बी, ठीक है। 88। सौरभ भाई कोई प्रॉब्लम? रणवीर वॉज मैरिड टू आलिया, रिजर्व 5,000 5,000 रुपए दिए गरीब को, कुछ भी टैक्सेबल नहीं रहेगा, बी। देखो भीम को, अरे भीम को ज्यादा मिला, भीम ज्यादा फेमस है आलिया से, तुमको मालूम? तुमको नहीं लगता है भीम ज्यादा फेमस है आलिया से? अरे घोड़े जी की नाई ने हजामत बनाई, तुमको मालूम नहीं है? मैंने वो लकड़ी की गाड़ी गाना कम से कम 1000 बार सुन लिया है, और हर इंसान जिसके घर में बच्चे होते हैं वही गाने सुनते हैं। और ये मेरे को लगा सिर्फ मेरे साथ ही होता है, तो मैंने मेरे एक दोस्त को पूछा जिसकी शादी हुई है, मैं बोला यार मैं परसों 3-4 दिन पहले मैं ऑफिस में ऐसे सबकॉन्शियसली गाना गा रहा था, घोड़े जी की नाई ने हजामत बनाई दौड़ा दौड़ा अरे सबकॉन्शियसली गा रहा। मैंने फिर हिमांगी हसरी मेरे पे, बोले क्या गा रहे भैया? वो दिन भर वही चलते रहता दिमाग में। फिर मैंने, मेरा एक दोस्त है उसको पूछा, बोला यार ये ऐसा कांड हो गया मेरे साथ ऑफिस में, तो बोलता है नहीं होता है, नॉर्मल है। बोले सबकॉन्शियस में, क्योंकि भाई दिन में कम से कम मैं 20 बार गाना सुनता हूँ। वो तो भीम ज्यादा, मतलब जो बच्चों वाले कार्टून है ज्यादा फेमस आ रही है बट से। हाँ फिर क्या, आजकल जल्दी आ जाता हूँ मैं घर पे गाना सुनने से। 90th, मिस्टर जेड हैज रिसीव्ड अ सम ऑफ 75,000 ऑन 24/10 फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज एनिवर्सरी। भरवाई टैक्स, ठीक है। हाँ, प्रणव परचेस्ड अ प्रॉपर्टी फ्रॉम सूरज, अपना भाई, ऑन 1/3/2022 फॉर 5 लाख व्हेन द वैल्यू एज पर स्टैम्प ड्यूटी अथॉरिटी वाज 12 लाख। अब ये क्वेश्चन जो एमसीक्यू है ये आपके साथ छल है, छल करा है, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है भाई। कल अपन ऐसा क्वेश्चन करे थे हरी वाला, ठीक है, तो ऐसा एमसीक्यू देते थे फुद्दू, और बोलते बोले पूरा क्वेश्चन है बनाओ, बस वो जो लास्ट आंसर है ना यहाँ पे गोला मार देना, ठीक है। हाँ करना पड़ेगा, इसको करेंगे। मिस्टर प्रणव परचेस्ड अ प्रॉपर्टी फ्रॉम सूरज ऑन 1/3/2022 फॉर 5 लाख। फिर एक्चुअल वैल्यू कुछ नहीं है, एक बार ये देख लो आप सारा प्रॉपर्टी का एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितना है?
एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 5 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू था 12 लाख, ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वैल्यू एज पर स्टैम्प ड्यूटी वॉज 15 लाख। मतलब ये है डेट ऑफ एग्रीमेंट का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, 12 लाख जो है वो डेट ऑफ एग्रीमेंट का है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 15 लाख है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का। कौन सा ले? पहले देखो टोकन मिला है क्या ट्रेसेबल मोड में। ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट प्रणव पेड एडवांस ऑफ बाय इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, हाँ, तो फिर अपन ले लेंगे 12 लाख, ये 15 लाख कोई काम का नहीं है अब अपने, ठीक है। द अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ प्रणव शाल बी, अब देखो मेरे एंगल से 12 लाख की चीज है, मेरे को 5 में मिली, गलत बात, ऐसा नहीं चेक करेंगे। हाँ 10% ऑफ मार्जिन देखेंगे, डिस्काउंट ज्यादा, डिस्काउंट 7 लाख है, ये 7,50,000 से ज्यादा है, बोले नहीं नहीं नहीं, दोनों चेक करो, एक तो 50,000 और बी 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, बट लकीली यहाँ पे एक्चुअल सेल कंसिडरेशन 5 लाख ही है, तो 5 लाख का 10% 50,000, तो 50,000 से ज्यादा डिस्काउंट है, तो पूरा डिस्काउंट टैक्सेबल कितना 7 लाख, बी आंसर, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताऊं क्या, सुनो, बेचने वाले के अंदर, बेचने वाले को अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लिया तो अपने लिए भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू रहता, और उसके लिए अगर एक्चुअल सेल कंसीडरेशन लिया तो अपना भी एक्चुअल सेल कंसीडरेशन रहता, क्योंकि अपन ने आर्ग्यूमेंट ही वो पॉइंट पे करा था। प्रसाद उठा था, बोले सर तुमको मिला है 50C का बेनिफिट, मेरे को क्यों नहीं मिलेगा 10% मार्जिन, याद है ना, तभी तो अपन ने वो 50,000 के साथ 10% मार्जिन डाला था ना, कल खड़ा करा था इसको मैंने कल। हाँ ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला ऑन 30/12/2021 मिस्टर लव, कैसे नाम दे रखे, मिस्टर लव गेट्स बाय गिफ्ट अ कमर्शियल फ्लैट 25 लाख की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू फ्रॉम एल्डर ब्रदर ऑफ हिज फादर इन लॉ। अरे बाप रे, फादर इन लॉ के एल्डर ब्रदर मतलब अपना ससुर जी का भाई, अपन ने क्या बोला था, अपने पप्पा के भाई बहन अपने हैं, ससुर जी के भाई अपने रिलेटिव नहीं है, तो जो ये नॉन रिलेटिव से मिले हुए 25 लाख का फ्लैट फुकट में, पूरा का पूरा 25 लाख रुपए टैक्सेबल। हाँ, श्याम रिसीव्ड 3 गिफ्ट्स फ्रॉम हिज 3 फ्रेंड्स, 55 लाख इन कैश, 55,000 इन कैश, ठीक है, 3 दोस्तों से मिला है, टैक्सेबल है। लैंड विथ फेयर मार्केट वैल्यू 5 लाख, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4 लाख, 4 लाख की चीज 5 लाख में मिली है। अच्छा, लैंड मिली है जिसकी मार्केट वैल्यू 5 लाख है और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4 लाख है। अब बताओ लैंड इमूवेबल है, तो अपन फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाल दी। अरे नालायको, इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, मूवेबल प्रॉपर्टी में फेयर मार्केट वैल्यू, विच एवर इज हायर। कहां से लाए तुमने लैंड में? है दे तलवार दे, ऊपर से दूंगा भैया। लैंड के केस में ना इमूवेबल प्रॉपर्टी है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखना है, ये 5 लाख रुपए अपने कोई काम का नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 4 लाख है, तो ये 4 लाख टैक्सेबल रहेगा। ज्वेलरी जिसका मार्केट वैल्यू 3 लाख है, तो 55,000 4 लाख, 55 और 4, 4 55 और 3 7 55, ए इज द राइट आंसर, ठीक है 93rd। और यहां पे नोट लिखना है तो लिख देना, यहां पे मूवेबल प्रॉपर्टी में फेयर मार्केट वैल्यू लेना और इमूवेबल में एचडीवी लेना। नालायक बच्चे। लो, अब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि इसके अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए, जितना मतलब सभी है, सारा है। रिसीव द फॉलोइंग गिफ्ट, सारा अली खान वाली नहीं, सब वाला सारा अलग ही भागता है वो। कल मैंने उसको बोला, उसने कहीं और ही सुन लिया, चलो ठीक है, बात वाली बात है, बाद में चलो। 94 ठीक है, तुम कुछ बोल रहे थे, मैंने उसको एक्सटेंड करा पर तुमको समझा नहीं, तो आगे बढ़ो। 94 प्रणव रिसीव्ड द फॉलोइंग गिफ्ट्स, टैक्सेबल बताओ 50,000 फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से मिला है, बोलो 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 बोलो। मदर की सिस्टर से मिला है,
अरे एम्प्लॉयर से गिफ्ट मिला, सैलरी में मरेगा ना, आईएफओएस में क्यों आएगा, नहीं आएगा, ये सैलरी का मैटर है भाई। 1 लाख फ्रॉम मदर सिस्टर, मम्मी की बहन, अरे वो मम्मी, मेरे पापा के भाई बहन और मेरे मम्मी के भाई बहन मेरे रिश्तेदार है, मेरे बीवी के पप्पा के भाई बहन और मेरे बीवी के पप्पा के मम्मी के भाई बहन मेरे रिश्तेदार नहीं है, है मदर सिस्टर रिलेटिव है नहीं है। अरे रुको यार, फ्रॉम एक मिनट, ए बाबू, ये 50,000 मिला है गिफ्ट, वो सैलरी में टैक्सेबल है, सैलरी में अपन ने बढ़ा है। ये 1 लाख मम्मी के बहन से मिला है, रिलेटिव है नहीं है। 10,000 मिला है दोस्त से शादी पे, नहीं है। 60,000 मिला है इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप फ्रॉम रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट से मिला तो माफ है, कुछ भी टैक्सेबल नहीं है। ए आंसर, और बुक के अंदर बी आंसर दे रखा है जो गलत है। ए आंसर, जिनने टेलीग्राम से एमसीक्यू डाउनलोड करके चोट्टे के जैसा देख लिया होगा ना, उनके लिए बोल रहा हूं, मतलब फेस टू फेस वाले तो नहीं, पर ऑनलाइन वाला एक था, नालायक होगा ऐसा, ठीक है। प्रणव रिसीव्ड और गिफ्ट ऑफ 50,000 कैश फ्रॉम हिज मदर सिस्टर, मम्मी के बहन से मिला, अरे नहीं यार, एग्जाम है यार, 95 का सी, ऊपर वाला ही है, उसका ही छोटा भाई है ये। गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिली है आपको, शाल बी फुल्ली एग्जम्प्ट वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन और मोर देन 50,000, ऐसा है क्या बेटा? साहिल बताइए इसका आंसर 96 का। बोले क्या, एक बिल्ली को 2.5 बच्चे हुए, आधा रखना है, रखते क्या है? ध्यान दो बेटा, गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अनरिलेटेड पर्सन, ए फुल्ली एग्जम्प्ट वेदर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज लेस देन और मोर देन 50,000, ऐसा है क्या कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 से कम रही, 50 से ज्यादा रही तो भी एग्जम्प्ट रहता? नहीं, ठीक है, 50 से कम रही तो ही एग्जम्प्ट रहता, 50 के ऊपर रही तो टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल ऐसा भी नहीं है, फुल्ली टैक्सेबल इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इज ग्रेटर देन 50, ये सही है भैया, ठीक है ना? हाँ, 97 क्वेश्चन साहिल पूरा पढ़ेंगे और पढ़ के बताएंगे, खड़ा हो जा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? हाँ, ए, if it exceeds 50,000, ठीक है बाबू, ए मिनट, सही है गलत है पहला? हाँ, 50,000 के ऊपर मिला तो भैया ये टैक्सेबल रहेगा, सही है, बराबर है। हाँ बोल आगे। बैठ जा बैठ जा। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर आपको मिली है विदाउट कंसिडरेशन, मतलब फ्री में, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45,000 से ज्यादा रही तो टैक्सेबल रहता। अरे 45 से ज्यादा 46 भी हो सकता है, वो टैक्सेबल नहीं रहता, वहां पे 50,000 होना था, तो ये गलत है। अब एक आधा नालायक बोलेगा सर 45 के ऊपर 51 भी तो आता, तो वो तो टैक्सेबल रहता, पर भैया हमेशा हमेशा लिखा है ना, इफ इट इज गिवन विदाउट कंसिडरेशन, में नहीं लिखा है, इज लिखा है, ठीक है ना? हाँ, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मूवेबल इफ इट इज गिवन विदाउट कंसिडरेशन एंड फेयर मार्केट वैल्यू एक्सीड 40,000, नहीं, गलत है, तो इसका आंसर ए सही है, ठीक है ना? 97 का ए सही आंसर, समझे? मिस्टर प्रणव रिसीव्स 3 लाख फ्रॉम मिस्टर शुभम ऑन 1 नवंबर 2021 ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ लैंड, जिसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 4 लाख। कंप्यूट द इनकम टैक्सेबल अंडर हेड आईएफओएस इफ दे आर नॉट रिलेटिव। 3 लाख की चीज है, मेरे को मिली है, सॉरी मेरे को 3 लाख में मिली है, स्टैम्प ड्यूटी है 4 लाख की, तो 1 लाख का डिस्काउंट है 10% और 50,000, स्टैम्प एक्चुअल सेल कंसिडरेशन का 10% 30,000 और 50 विचोर इज हाइयर, 50 हाइयर है, 50 से ज्यादा डिस्काउंट है क्या? हाँ, लाख रुपए का डिस्काउंट है ना, हाँ, तो भैया टैक्सेबल रहेगा लाख रुपए का डिस्काउंट, समझे? करके बताओ। क्या बोल रहे हो?
नहीं है, वो प्रणव होना चाहिए बेटा। गिफ्ट वाला क्वेश्चन है प्रणव, इतना नहीं, मतलब शुभम का है तो नील कर सकते हो अगर एग्जाम में ऐसे है तो, पर ये क्वेश्चन अच्छा है ना, क्यों खराब कर रहे हो उसको, प्रणव है वो, ठीक है। हाँ देखो भैया, एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितना है, 3 लाख रुपए, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है, 4 लाख। अब ये सिंपल सा केस है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको डिस्काउंट पे मिली हुई, डिस्काउंट कितना है, 1 लाख। अब अपन ने क्या पढ़ा था, डिस्काउंट टैक्सेबल रहेगा अगर डिस्काउंट ज्यादा है, कैसे, ए 50,000, ठीक है, और बी क्या था, 10% ऑफ एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, 3 लाख का 10%, 30,000, ये दो निकालना है, इसमें से जो ज्यादा है ये ज्यादा है। अब 50,000 से ज्यादा डिस्काउंट रहा तो टैक्सेबल रहेगा, 1 लाख का डिस्काउंट है, 50 से ज्यादा है तो लाख रुपए टैक्सेबल, 1 लाख रुपए टैक्सेबल। और ये किसको रहेगा, जिसको रिसीव हुआ है, रेसिपिएंट मैं हूं तो मेरे को रहेगा, ठीक है ना। दे देता हूं मैं, दे देता हूं, क्या है उसमें, यहां पे शुभम प्रणव होना चाहिए ना, शुभम का आंसर नील आ जाएगा। प्रणव हैज एक्वायर्ड अ बिल्डिंग फ्रॉम हिज फ्रेंड ऑन 10/10/2021 फॉर 25 लाख, 15 लाख, स्टैम्प ड्यूटी है 16 लाख की। अब मैं तो है ना सीधा वही करता हूं, 50C एप्लीकेबल है क्या, अगर 50C में वो 10% के मार्जिन के अंदर है ना तो टैक्सेबल नहीं रहेगा, नहीं है, नहीं है। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है 15 लाख, 15 लाख का 10%, 1.5 लाख का मार्जिन है, मार्जिन के अंदर ही बेचा है, 16 लाख ही है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू, तो टैक्सेबल नहीं होता है, मेरे को मालूम है, तुम निकाल के देख लो अपने तरीके से। अगर 10% के मार्जिन के अंदर है तो इसको कोई टैक्सेबल नहीं, क्यों, क्योंकि उसको भी तो अपन ने मार्जिन दिया ना, तो इसको भी तो मार्जिन देंगे। बेचने वाले को जब मार्जिन दे रहे हो 10% का, तो खरीदने वाले को भी 10% का मार्जिन दो। देखो खरीदा 15 में है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 16 लाख, तो 15 लाख का 10%, 1.5 लाख का मार्जिन है। अब यहां पे डिफरेंस सिर्फ 1 ही लाख है, तो मार्जिन के अंदर है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं रहेगा, ऐसा मेरा डायरेक्ट लॉजिक है। आपको बताता हूं मैं कैसे निकाला आपने, आपने क्या करा, 50,000। वो दो निकाला, ए कितना है 50,000, ठीक है, डिस्काउंट बाद में निकालेंगे, बी क्या है, 1.5 लाख। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है 15 लाख, 15 लाख का 10%, 1.5 लाख, 1.5 लाख, ये दोनों में से क्या ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो 1.5 लाख से ज्यादा डिस्काउंट रहा तो टैक्सेबल रहेगा डिस्काउंट, डिस्काउंट 1 ही लाख है, टैक्सेबल ही नहीं है, क्योंकि मार्जिन के अंदर है ना यार, ये 1.5 लाख देखो 10% का मार्जिन है, मार्जिन के अंदर डिस्काउंट है, तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं, समझे। अब कल भी मैंने समझाया था प्रसाद को खड़ा करके, प्रसाद ने बोला था सर मेरे को, तुमको मार्जिन मिली मेरे को नहीं मिली, मतलब तू भी ले भाई, नील बड़ा सन्नाटा, ठीक है। हाँ भैया 100 नंबर, चल कुणाल बोल, कुणाल बोल 100 नंबर। Interest received on compensation or enhanced compensation for compulsory acquisition land should be taxable in the year. इंटरेस्ट ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन के कंपेंसेशन पे कब टैक्सेबल रहता, जब मिला है, किस साल का है उससे कोई फायदा नहीं है, लेना देना नहीं है। इन द प्रीवियस ईयर इन विच कंपेंसेशन इज डिक्लेयर्ड, नहीं, डिसबर्स नहीं, रिसीव्ड जब मिला है तब, ठीक है। हाँ, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ए डाइड इन कार एक्सीडेंट, उसके फैमिली को पेंशन मिला एम्प्लॉयर से, कौन से एड में टैक्सेबल है, फैमिली पेंशन कहते हैं उसको, और फैमिली पेंशन पे डिडक्शन कितना मिलता, 15,000 और 1/3, विच एवर इज लोअर, ए ऑप्शन, ठीक है। विच सेक्शन स्टेट्स द डिडक्शन ऑफ एक्सपेंसेस विच इज अलाउड फ्रॉम IFOS, डिडक्शन कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 57, आया ना, हाँ, डिडक्शन सेक्शन 57 में है, और जो इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर है सेक्शन 58 में है, ठीक है। देख लो बुक खोल के, इसका आंसर है बी, इसका आंसर है ए, बुक खोल के चेक कर लो, नहीं बताऊंगा तो। हाँ, 20,000 पर मंथ का फैमिली पेंशन मिला प्रेम जी शर्मा को, इनकम बताओ क्या टैक्सेबल रहेंगी उनके हाथ में, 20,000 पर मंथ इंटू 12 महीने,
2,40,000, तो एग्जाम कितना रहेगा 1/3 और 15 विच एवर इज लोअर। मैंने बोला था 45 के ऊपर पेंशन मिला ना तो मैक्सिमम 15,000 का ही एग्जामेशन मिलता। करके देख लो 1/3 ऑफ 240 80 और 15 विच एवर इज लोअर, 15 इज लोअर, तो 240 में से 15 का एग्जामेशन, 225 पे टैक्स, हाँ है ना। 106 अमाउंट पेड ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल रिपेयर्स टू द मशीनरी प्लांट और फर्नीचर गिवन ऑन रेट डैश इज डिडक्टिबल अंडर आईएफओएस। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, अरे मशीन दिए, प्लांट दिया या फर्नीचर रेंट पे दिया और उसकी इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल है, तो उसके करंट रिपेयर्स का डिडक्शन मिलता क्या? नहीं। हाउ हाउ मिलता, कल ही बताया था। अगर इनकम पीजीबीपी में टैक्सेबल है तो सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन मिलेगा, और अगर इनकम आईएफओएस में टैक्सेबल है तो डेप्रिसिएशन कहां मिलेगा? आईएफओएस में। करंट रिपेयर्स खोलो, बुक पढ़े हो? नहीं हम नहीं पढ़ेंगे बोले। हाँ भाई ये देखो इधर, इधर बेटा इधर, ये अमाउंट ऑफ करंट रिपेयर्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ठीक है, कल ही बताया था मैंने। अभी हाँ बोल के कुछ नहीं होगा, नहीं तो अगला अटेम्प्ट लगेगा फिर। चुप चुप बोल के क्या होगा, मेरे शुभ शुभ बोल के क्या हो जाएगा? ये बाहर जाते थे तेरे को 300 करोड़ की लॉटरी लग जाए, जा मिलेंगी तो बताना मेरे को कल। इज अलाउड, ठीक है, सी आंसर। When an advance received for transfer of asset is forfeited before 1/4/2014, 1/4/2014 के पहले एडवांस फॉरफिट करा तो क्या होता? ओरिजिनल कॉस्ट में से माइनस, और ऑन और आफ्टर 1/4/2014 फिर क्या होगा? आईएफओएस में टैक्सेबल होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपेंसेशन फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन इज टैक्सेबल ऑन। कंपल्सरी एक्विजिशन पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो कौन से बेसिस पे टैक्सेबल होता है? अभी तो बताया 2 मिनट पहले, रिसीट बेसिस पे। और उसमें से डिडक्शन कितना मिलता बताओ तो? हाँ बेटा ये तो बी ठीक है, डिडक्शन कितना मिलता उसमें से? कल, अरे भाई क्वेश्चन करे भाई अपन ने। इंटरेस्ट कंपेंसेशन पे जितना भी इंटरेस्ट मिल रहा है पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है इन द प्रीवियस ईयर ऑफ रिसीट, और जितना मिल रहा है उसका 50% डिडक्शन मिलता है। उसका क्वेश्चन करे हुआ है आपने बुक के अंदर, यहां पे ये वाला क्वेश्चन जो मैंने बोला था 3 बार इंस्टीट्यूट के इसमें आया, 266 आंसर निकाले थे आपने। नहीं, हाँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस। व्हाट इज द डिडक्शन अवेलेबल ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम एनहांस्ड कंपेंसेशन? डिडक्शन कितना मिलता? 50% ऑफ इंटरेस्ट, तो बी आंसर है। रिसीव्ड इंटरेस्ट ड्यू टू लेट कंपेंसेशन, 1 लाख 10 लाख का इंटरेस्ट मिला, टैक्सेबल कितना रहेगा? उसमें से 50% डिडक्शन मिल जाएगा, 5 लाख टैक्सेबल रहेगा, बरोबर। ये कल क्वेश्चन करवाया था 5627B वाला। पीसीए प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड मतलब क्लोजली हेल्ड कंपनी, इशू करे 10 रुपए के शेयर 40 रुपए पे, ठीक है, और इसका फेयर मार्केट वैल्यू है 25 रुपए, 1 लाख शेयर इशू करे, टैक्सेबल अमाउंट कितना रहेगा कंपनी के हाथों में? सर प्रीमियम पे इशू करा तो सेक्शन 5627B लगता, 10 का शेयर 40 में करा तो लग गया, ठीक है, और टैक्सेबल कितना रहता? जितने महंगे में करा तो 25 रुपए का शेयर 40 में करा तो 15 रुपए टैक्सेबल, 15 इंटू 1 लाख, 15 लाख आंसर आएगा, ठीक है। PCA Private Limited received certain contribution from its employee toward provident fund. एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन मिला एम्प्लॉय का, सच रिसीट इज टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल अंडर हेड पीजीबीपी, सच कंट्रीब्यूशन वुड बी टैक्सेबल अंडर हेड आईएफओएस, नॉट टैक्सेबल, ये टैक्सेबल रहता है
ठीक है। बट जैसे ही आप उसको ड्यू डेट के पहले रेमिट कर दोगे फंड के अंदर, तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा, बरोबर। अरे हाँ या ना। हाँ। Contribution to provident fund or superannuation fund received by employer is taxable in the hands of employer. Underhead salary if remitted by the due date. Underhead IFOS if remitted before due date. Underhead if not remitted. IFOS में डिडक्शन मिल जाएगा अगर ड्यू डेट के पहले आपने उसको रेमिट कर दिया तो। याद है आपको, एम्प्लॉय को पैसा देते हैं, उसका पैसा काट के अपन अपने पास रखते हैं, ठीक है। अगर ये सैलरी में टैक्सेबल नहीं है तो ये आईएफओएस में आता है, और अगर ये आईएफओएस में टैक्सेबल है तो जब आप उसको ड्यू डेट के पहले डाल दोगे तो उसका आपको डिडक्शन भी मिल जाएगा, ठीक है। कौन से एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है? फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ प्लांट मशीनरी और बिल्डिंग, किराए पे देना प्लांट एंड मशीनरी को, बिल्डिंग को। कौन से एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है? इंश्योरेंस प्रीमियम का मिलता है क्या? हाँ, अभी है। बुक खोल के बैठो, अपनी बुक खोल के बैठो, सेक्शन 57 निकालो, ठीक है। नोट्स में दे रखा है बेटा, नोट्स है ना, आईएफओएस की नोट्स मिली है। बुक्स में आईएफओएस नहीं है ना, नोट्स में आईएफओएस, ठीक है। लास्ट पन्ना खोलना उस पे। सेक्शन 57 मास्टर क्वेश्चन के पहले, ठीक है। ये ले बेटा, 5वां पॉइंट देखो, पढ़ लो, ठीक है। और आज से तुम क्लास के बाद 2 घंटे यहां पे रुकोगे सारे, ठीक है। हालत बहुत खराब है तुम्हारी। हाँ, मैं करा था। हाँ, नहीं पता नहीं मेरे को, तू ही अच्छा बच्चा। हाँ, कौन से एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलता है? इंश्योरेंस प्रीमियम का मिलता है, करंट रिपेयर का मिलता है। एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर बीइंग मेड फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग सच इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा क्या भाई? अरे बोलो बोलो बोलो, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो भैया आंसर है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन। अब मेरे को अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर पता भी नहीं रहता था ना, तो भी मैं डी ऑप्शन देखता था, ए एंड बी सही है। अब अगर सी भी सही रहता था तो डी ऑप्शन ऑल ऑफ दी अबव आता था, है ना। मतलब सी सही नहीं है तभी तो ए एंड बी आया। Which of the following is allowed as deduction while computing income under head IFOS? Salary paid outside India on which TDS is not deducted. किसका डिडक्शन मिलता है ये पूछ रहे हैं। अगर आप सैलरी इंडिया के बाहर पे कर रहे हो, अब मैंने आपको बोला था जो पीजीबीपी के डिसअलाउंसेस है, पूरे के पूरे डिसअलाउंसेस आईएफओएस में भी लगते हैं। जैसे आपने इंडिया के बाहर पेमेंट करा पर टैक्स नहीं काटा तो पीजीबीपी में डिडक्शन नहीं मिलता, 30% डिसअलाउड है। सॉरी, रेसिडेंट को दिया तो 30% डिसअलाउड, और नॉन रेसिडेंट को दिया तो 100% डिसअलाउड, 40A1 में और 40A1A में। तो सेम टू सेम यहां पे अगर सैलरी आप इंडिया के बाहर दे रहे हो तो पीजीबीपी में डिसअलाउड था। कौन सा सेक्शन था पीजीबीपी में सैलरी का? 40A3, और वहां पे लिखा था कि ये परमानेंट डिसअलाउंस है, ठीक है। तो ये सेम टू सेम आईएफओएस में भी लगता है। तो क्या इसका डिडक्शन मिलता? नहीं। एनी एक्सपेंडिचर बीइंग मेड इन कनेक्शन विद विनिंग ऑफ लॉटरी, इसका भी नहीं मिलता। इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया जिसपे टीडीएस डिडक्ट करा है, इसका मिल जाता। इनकम टैक्स और वेल्थ टैक्स पेड नहीं मिलता। तो भैया इसका आंसर आएगा सी। ए रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन एनहांस्ड कंपेंसेशन अमाउंटिंग 50,000 का इंटरेस्ट मिला एनहांस्ड कंपेंसेशन पे, तो बोलते हैं डिडक्शन कितना मिलेगा सेक्शन 57 में। अभी तो बताया 50% रहता तो 50,000 का 50%, 25,000। बी इज द राइट आंसर, हाँ या ना। 118 क्वेश्चन, 116 बताऊ, सी है ना बेटा। अरे किसका डिडक्शन मिलता बोले? अगर इंडिया के बाहर सैलरी पे कर रहे हो तो टीडीएस काटोगे, टैक्स काटोगे तो ही डिडक्शन मिलेगा। यहां बोल रहे सैलरी पेड आउटसाइड इंडिया ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। अब डिडक्ट नहीं करा तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा डिडक्शन मिलता है। बी बोल रहा है एनी एक्सपेंडिचर मेड इन कनेक्शन विथ विनिंग ऑफ लॉटरी, लॉटरी के लिए जो भी खर्चा करा डिडक्शन मिलता क्या? नहीं मिलता।
इंटरेस्ट पेड आउटसाइड इंडिया, जिस पे टैक्स काटा है, इंडिया के बाहर इंटरेस्ट पे कर रहे हो, अब टैक्स काट लिया तो डिडक्शन मिल जाएगा। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वैसे तो टैक्स काटने के बाद उसको गवर्नमेंट के पास भी डिपॉजिट करवाना पड़ता है, बट ज्यादा लॉजिकल यही है, सी है, क्योंकि 3 का तो ए बी और डी का तो पक्का ही नहीं मिलता। ठीक है, 118 एज पर सेक्शन 56(2)(x अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस एंड फोरफिटेड विल बी टैक्सेबल इफ, कब टैक्सेबल रहेगा? अमाउंट रिसीव्ड एज एडवांस एंड फोरफिटेड अंडर नेगोशिएशन फॉर कैपिटल एसेट विल बी टैक्सेबल इफ, कब टैक्सेबल रहेगा? अरे भाई, एडवांस रिसीव्ड एंड फोरफिटेड कब टैक्सेबल रहता हो? एडवांस जब आपने कैपिटल एसेट उसको ट्रांसफर नहीं करा, अगर कैपिटल एसेट उसको ट्रांसफर कर दिया तो क्या होगा? वो एडवांस सेल कंसिडरेशन में से एडजस्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया हुआ है ये बात कि इसको मैं को कोई प्रॉपर्टी बेचनी थी 10 लाख में, इसने 50,000 का एडवांस दिया, बोले 9.5 लाख रुपए बचे हुए 6 महीने बाद दूंगा। अब 6 महीने बाद 9.5 लाख दे दिया तो क्या ये एडवांस फोरफिट करूंगा मैं इसका? नहीं, वो तो सेल कंसिडरेशन में से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये एडवांस फोरफिटेड कब टैक्सेबल होता है? जब आपने वो एसेट को ट्रांसफर नहीं करा, मतलब उसको एग्रीमेंट नहीं हुआ, तुम्हारा निगोशिएशन फेल हो गया और बाद में तुमने वो एडवांस को फोरफिट कर लिया। तो ये ऑप्शन, कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर्ड। अरे भैया कुछ भी, कैपिटल एसेट ट्रांसफर कर रहे हो तो ये एडवांस फोरफिट थोड़ी होगा, ये तो सेल कंसिडरेशन में से एडजस्ट होगा। गलत, कैपिटल एसेट इज नॉट ट्रांसफर्ड, बराबर है, एसेट ट्रांसफर नहीं करना चाहिए एंड द एडवांस इज फोरफिटेड, बरोबर है। एसेट ट्रांसफर्ड एंड एडवांस भी पेड बैक, कितना नॉनसेंस ऑप्शन है। मैंने एसेट उसको ट्रांसफर कर दिया और बोला ये भैया 50,000 वापस दे ले तोहफे में। एसेट ट्रांसफर नहीं करा और ये एडवांस इसको वापस दे दिया। अच्छा आदमी हूं मैंने फोरफिट नहीं करा, इसको बोला ठीक है ये 50 वापस लेके जाओ, तो टैक्सेबिलिटी की बात ही नहीं आएंगी, बरोबर। तो बी इज द राइट आंसर। PCL Limited is a closely held company and has received from Pranav shares of another closely held company but without consideration. क्लोजली हेल्ड कंपनी को शेयर्स मिले विदाउट कंसिडरेशन, तो क्या है, पूरी की पूरी जितनी भी वो शेयर्स की मार्केट वैल्यू है वो टैक्सेबल रहेंगी अगर वो 50,000 के ऊपर है तो। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। हाँ, 120 मिस्टर प्रणव रिसीव्ड कैश गिफ्ट ऑफ 10 लाख ऑन द ओकेजन ऑफ हिज मैरिज। अरे यार 10 लाख के गिफ्ट मिले शादी पे, जिसमें से 6 लाख के नॉन रिलेटिव से। अरे क्या फर्क पड़ता, शादी पे कोई भी दो, पूरा एग्जाम। ठीक है, हिज लॉटरी विनिंग इज 6 लाख, जिस पे टैक्स काट दिया 30%, तो कितना टैक्स भरना पड़ेगा? कैश गिफ्ट मिला है उसको 10 लाख का शादी पे, पूरा का पूरा। इट इंक्लूड्स गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव ऑफ 6 लाख, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा एग्जाम। लॉटरी 6 लाख की है जिसपे टीडीएस है 30% का, टैक्स कटे हुआ है, तो 6 लाख का वो तो टीडीएस तो छोड़ दो ना। तो इसको मिला कितना होगा? इसको मिला होगा 4,20,000। ठीक है, बट इसकी इनकम रहेंगी 6 लाख, 6 लाख पे 30% का टैक्स, तो 1,80,000। ठीक है, तो ही वुड बी लायबल टू पे टैक्स ऑफ 180। तो भी नहीं, अरे टैक्स कितना पे करना है बोल रहे, 180 का टैक्स पे करना है। ठीक है, तो डी इज द आंसर। अब ये आंसर के अंदर क्या दे रखा है? बी दे रखा है। अरे बावले हो गए भाई, डी आंसर। ठीक है, अब ये टैक्स पेएबल उसका है। अब अगर टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करोगे तो 0 रहेगा, क्यों? 180 देना है और तुमने 180 काट के रखा है तो टैक्स पेएबल 0 आता। हाँ ऐसा। अरे भाई मैंने इससे 6 लाख की लॉटरी जीती, गवर्नमेंट ने मेरा 180 का टैक्स काट लिया, मेरी बाकी इनकम ही नहीं है, तो मेरी इनकम कितनी निकालूंगा? 6 लाख इंटू 30%, 180 का टैक्स आएगा पेएबल। अब इसमें से टैक्स का क्रेडिट मिलेगा ना, जो 180 का टैक्स कट चुका है उसका क्रेडिट मिल जाएगा, 180 में से 180 का क्रेडिट, टैक्स पेएबल 0। 4% सेस लगा के जो ऐड होगा वो 4% का देना पड़ेगा, वो अलग बात। ठीक है, एज पर सेक्शन 56(2)(x which of the following income are not chargeable under head IFOS? कौन सी इनकम IFOS में टैक्सेबल नहीं है? ओकेजनल वन टाइम गेन डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट, ये IFOS में टैक्सेबल है क्या?
कैपिटल एसेट को बेच के जो गेन होता है वो आईएफओएस में टैक्सेबल। सर नहीं 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 सर, पर वो अलग है, ये अलग है। यहां लिखा है ओकेजनल वन टाइम गेन, है ना? बोलो बोलो ऐसा। अच्छा, कैपिटल एसेट में एक ही बार होता ना, आपका धंधा है खरीद के बेचना, तो आप स्टॉक इन ट्रेड में जाते, तो ये सही है। तो ये तो आईएफओएस में नहीं चाहेगा भैया, ये तो आईएफओएस में नहीं चाहेगा, तो ये आंसर हो सकता। विनिंग फ्रॉम लॉटरी आईएफओएस में आएगा। सिक्योरिटी जो पीजीबीपी में टैक्सेबल नहीं है, आईएफओएस में ही आएंगी। जो सैलरी और पीजीबीपी में कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं जाती तो आईएफओएस में आएंगी। तो आंसर है एच, एच आंसर है इसका। 122 मिस्टर प्रणव रिसीव द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग असेसमेंट ईयर 23-24, आईएफओएस बताओ बोले। डायरेक्टर फीस 30,000 की, आईएफओएस में टैक्सेबल। एग्रीकल्चर लैंड इन केनिया 1 लाख टैक्सेबल। रेंट आउट लैंड इन मध्य प्रदेश, रेंट फ्रॉम लेट आउट लैंड इन मध्य प्रदेश 20,000। लैंड है, अरे लैंड है ना, वैकेंट पीस ऑफ लैंड है, बिल्डिंग थोड़ी है जो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा, लैंड है भैया, आईएफओएस में ही आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट विद आईसीआईसीआई बैंक 50,000 आईएफओएस। कंपनी का डिविडेंड, इंडियन कंपनी का, आईएफओएस 30 और 20 50, 1 50, 2 70,000 डी आया। Which of the following will be taxable as income from other source? Purchase of house from husband for inadequate consideration. बताओ। अरे हस्बैंड से आपको घर मिला इनएडिक्वेट कंसिडरेशन पे, वैसे तो वो गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव है, गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव है ना यार, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, पर यहाँ पे क्लबिंग की, एक मिनट, यहाँ पे है ना क्लबिंग की प्रोविजन लगनी चाहिए, ऐसा मेरे को लगेगा। पर हाउस के केस में हाउस प्रॉपर्टी चलती है, तो ये पहला पॉइंट छोड़ दो, अभी रहने दो। ठीक है, परचेस ऑफ रेंटिंग फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर एट वैल्यू लेस देन फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू से सस्ते में लिया, तो ये भी आएगा आईएफओएस में। हाँ आएगा, हाँ ना। रजिस्टर्ड पेंटिंग आपका कैपिटल एसेट है ना, ठीक है। कैश गिफ्ट फ्रॉम नॉन रेसिडेंट फ्रेंड ऑन मैरिज एनिवर्सरी, वैसे तो ऑल नहीं है, नॉन रेसिडेंट से मिला तो ठीक है, इसको ऑल ही कर दो। ठीक है, अब सुनो, ये जो परचेस ऑफ हाउस है ना फ्रॉम हस्बैंड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, अब अगर आपको कोई घर के अलावा कोई और प्रॉपर्टी मिलती है इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए, तो वो क्लबिंग की प्रोविजन अट्रैक्ट करता है। घर आपको मिला है तो उसके लिए आप उसके डीम्ड ओनर हो जाते हो फॉर द पर्पज ऑफ रेंट। ठीक है, तो यहां पे बी और सी तो सही है। अब अगर इसका आंसर बहुत ही अच्छे से बोलूं तो एक बी भी हो सकता है, ठीक है, बट क्योंकि अभी आपको बाकी चीजें नहीं पता, तो इसका आंसर आप डी ही लेके चल लो, अभी के लिए डी ही लेके चल लो, बाद में मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है आंसर ओके। यहां अपने चैप्टर आईएफओएस के एमसीक्यूज खत्म हो गए। ठीक है, हाँ जी, मजा आया। ओके।